नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजनीति में जब आपका विरोधी और सबसे बड़ा विरोधी आप पर नाराज़ हो, आप पर आक्रमण करे, हमला करे, आपके विरोध में हर समय खड़ा होने की कोशिश करे और आपको चुनौती देने की कोशिश करे, तो आप समझिए कि आप ताकतवर हैं। आप समझिए कि आप उसके रास्ते की बाधा है। आप समझिए कि आप में चुनौती देने की, उससे लड़ने की क्षमता अभी बाकी है। लेकिन अगर आपकी स्थिति ये हो जाए कि आपका विरोधी आप पर आक्रमण करने की बजाय, आपको चुनौती देने की बजाय आपसे सहानुभूति दिखाने लगे, उसको आप पर तरस आने लगे, तो आप समझिए कि आपके अंदर जो लड़ने का मादा था वो खत्म हो चुका है। अब आप लड़ने की स्थिति में नहीं रह गए। इसका मतलब समझिए कि आपके राजनीति से या सार्वजनिक जीवन से, चुनावी राजनीति से रिटायर होने का समय आ गया। देश में दो ऐसे नेता हैं इस समय जिनके बारे में ये बात कही जा सकती है जो दया के पात्र बन गए। एक समय उनकी तूती बोलती थी, एक समय उनका वर्चस्व था, उनका कहें राज था, और अब भी है। ऐसा नहीं है कि वो राजनीतिक रूप से पूरी तरह से ख़त्म हो गए हों, लेकिन वो जी रहे हैं अपनी पुरानी जो उपलब्धि है उसके आधार पर। नया कुछ नहीं है, वर्तमान में उनके पास कुछ नहीं है और भविष्य तो कोई है नहीं। जो उनके साथ हैं उनको भी पता है कि उस नेता का कोई भविष्य नहीं है, लेकिन उसके साथ बने हुए हैं लिहाज में, मजबूरी में, कोई और जगह नहीं मिल रही है इसलिए। या तो परिवार के लोग हैं जो साथ जुड़े हैं, कहाँ जाएं, उनको और कोई विकल्प नहीं मिल रहा है इसलिए साथ है। दोनों नेताओं की बात करूंगा एक एक करके। पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार की। मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं पिछले दिनों शरद पवार पर, लेकिन ये वीडियो बनाते समय वो जो राजनीतिक बात करने का उत्साह होता है वो नहीं है, क्योंकि जो ताकतवर होता है उसके खिलाफ जब आप बोलते हैं या उसकी समीक्षा करते हैं या उसके कामकाज के बारे में बताते हैं, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताते हैं, एक चीज़ होती है स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। इस आधार पर जब आकलन करते हैं तब आपको एक रुचि आपकी बनी रहती है, आपके मन में उत्साह होता है कि इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करें और उसके आधार पर लोगों को बताएं कि क्या आपको लगता है इनके बारे में। शरद पवार अब उस स्थिति से निकल चुके हैं। शरद पवार खास तौर से अजीत पवार की बगावत के बाद उनको जैसे कुछ दिशा भ्रम हो गया, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, क्या बोलना है। पार्टी टूट गई है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं, एक ही दिन में दो बयान कह रहे हैं कि अजीत पवार एनसीपी के नेता हैं। कुछ लोगों ने पार्टी में, अब आप देखिए, पार्टी में स्प्लिट की एक नई परिभाषा शरद पवार ने दी है। बड़े से बड़ा जो राजनीतिक विश्लेषक है और राजनीति शास्त्र के ज्ञाता हैं सब फेल हो जाएंगे। बड़े से बड़े संविधान विशेषज्ञ जो है वो नतमस्तक हो जाएंगे शरद पवार के सामने ये परिभाषा सुनकर। इस परिभाषा के आधार पर न तो दुनिया का कोई इलेक्शन कमीशन फैसला कर सकता है, न तो कोई अदालत कर सकती है, न तो विधानसभा अध्यक्ष कर सकता है। वो कह रहे हैं कि पार्टी में कुछ लोगों ने अलग स्टैंड ले लिया है। ये अजीत पवार की बगावत के बारे में कह रहे हैं। अजीत पवार पार्टी से निकलकर चले गए, बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो गए, उनके साथ 8 और लोग मंत्री बन गए। उन्होंने घोषणा कर दी, उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी, हम असली एनसीपी हैं। अजीत पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया शरद पवार की जगह। ये सब हो गया और शरद पवार कह रहे हैं पार्टी में टूट नहीं हुई, कुछ लोगों ने अलग स्टैंड ले लिया है और डेमोक्रेसी में इसकी इजाज़त है कि कुछ लोग दूसरा स्टैंड, अलग स्टैंड ले लें, तो उनको जो है इसके लिए दोष नहीं दिया जा सकता। अब इससे ज़्यादा बेचारगी की स्थिति क्या होगी? और जब मैं बेचारगी की स्थिति कह रहा हूँ तो आप मेरी बात पर यकीन मत कीजिए, शरद पवार की
दो बातों को देखिए। जिस दिन अजित पवार और उनके साथियों ने बगावत की और जाकर मंत्रिमंडल में शपथ ली भारतीय जनता पार्टी के साथ और एकनाथ शिंदे के साथ, उस दिन का शरद पवार का बयान याद कीजिए, जो एक दिन बाद उन्होंने पब्लिक रैली में बोला कि मैं जो है न तो टायर हुआ हूँ न रिटायर हुआ हूँ और मैं फिर से अपनी पार्टी खड़ी करूँगा। चुनौती दे रहे थे शरद पवार। आज एक तरह से आप कहिए कि गिड़गिड़ा रहे हैं अजीत पवार के सामने, जाओ मत। एक दिन पहले सुप्रिया सुले ने, उनकी बेटी ने कहा कि अजीत पवार अभी एनसीपी के नेता हैं, एनसीपी के एमएलए हैं। इसका मतलब क्या है? शरद पवार कह रहे हैं कि स्प्लिट, अब उन्होंने स्प्लिट की भी, पार्टी में स्प्लिट की भी नई परिभाषा दी। उन्होंने कहा स्प्लिट का मतलब होता है जब राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर लोग अलग हो जाएं पार्टी से। भाई तो आप बताइए कि क्षेत्रीय पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर कैसे टूट हो सकती है? और राष्ट्रीय स्तर पर ही टूट की बात है तो आपके कार्यकारी अध्यक्ष दो थे, एक आपकी बेटी सुप्रिया सुले, दूसरे प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल अजीत पवार के साथ हैं। इलेक्शन कमीशन नोटिस भेजकर पूछ रहा है कि भाई आप लोगों ने कहा है कि आपकी पार्टी में स्प्लिट हो गई, और शरद पवार कह रहे हैं कि नहीं, कोई स्प्लिट नहीं हुई है। आपने विधानसभा अध्यक्ष को लिखकर दिया है कि हमारे जो है 9 विधायक वो बागी हो गए हैं, इनके खिलाफ इनकी सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि पार्टी में स्प्लिट नहीं हुआ है। छोटी मान सकते हैं आप, बड़ी मान सकते हैं, ये आप पर है, लेकिन स्प्लिट नहीं हुई है ये आप कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब है शरद पवार ने आत्मसमर्पण कर दिया है अजीत पवार के सामने। उन्होंने वो इन बातों के जरिए कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझ में वो शक्ति नहीं बची है कि अजीत पवार और उनके साथियों से लड़ सकूं। मैंने ये पार्टी बनाई है, मैं नहीं चाहता कि मेरे जीते जी ये पार्टी ख़त्म हो जाए, मतलब कम से कम उससे मेरा कब्जा ख़त्म हो जाए। तो अब वो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स चाहते हैं कि उनकी पार्टी का एक बड़ा धड़ा अजीत पवार के नेतृत्व में राज्य सरकार में शामिल हो जाए, वहाँ बना रहे, और वो पार्टी में भी बना रहे, और वो ये स्टैंड लेते रहें कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, बीजेपी के साथ नहीं हैं। तो यानी साथ भी हैं और साथ नहीं भी हैं। यानी कि जब मौका पड़े, जब सुविधाजनक लगे तो उधर खिसक जाए, जब तक उधर सुविधा और मौका नहीं लगता तब तक इधर है। तो शरद पवार कहाँ हैं? एनडीए के साथ हैं या INDIA के साथ हैं? ये तो उन्हें स्पष्ट करना पड़ेगा। और 31 अगस्त 1 सितंबर को जो है उस गठबंधन की बैठक हो रही है, उसमें तो ज़रूर से पूछा जाएगा उनसे कि भाई आप ये तो बता दीजिए आपकी पार्टी में स्प्लिट हुई नहीं हुई, ये आपका इंटरनल मामला, ये बता दीजिए आप हैं किधर, आप विपक्षी गठबंधन के साथ हैं या सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ? आपका भतीजा और आपकी पार्टी के ज़्यादातर एमएलए उधर है, आप कह रहे हैं कि नहीं कोई स्प्लिट नहीं हुई है, तो ये स्थिति कैसे चल सकती है? लेकिन शरद पवार ऐसा कह रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि जो बागी गुट है वो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, चुपचाप वो लोग सुन रहे हैं। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने खबरें भी पढ़ी होंगी कि अजीत पवार और शरद पवार की पुणे में एक बिजनेसमैन के घर पर 4 घंटे की करीब बैठक हुई। उसके बाद खबर आई, आजकल एनसीपी के बारे में खबर कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान देते हैं। अंदर की खबर वो कहते हैं कि उन्हीं को पता रहती है और किसी को पता नहीं रहती। वो अजीत पवार और शरद पवार को भी शायद पता नहीं रहती, जो पृथ्वीराज चौहान को पता रहती है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार ने ऑफ़र दिया शरद पवार को कि आपको केंद्र में मंत्री और सुप्रिया सुले को भी केंद्र में मंत्री बना दिया जाएगा और जयंत पाटिल को स्टेट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। शरद पवार इस और उनके जो करीबी बच्चे हैं वो इससे इनकार करते हैं, लेकिन इनकार भी बड़ा एम्फेटिक नहीं होता है, बहुत दृढ़ता से इसका जो है प्रतिवाद नहीं किया जाता है। ये कहा जाता है उसके बदले शरद पवार की ओर से कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा कभी। तो उन्हीं के साथ ही पूछते हैं, जब शिवसेना के साथ जा सकते हैं तो बीजेपी के साथ जाने में क्या समस्या है? शरद पवार ने कहा कि मैंने पूरी राजनीति अपने जीवन की बीजेपी के खिलाफ की, बीजेपी के साथ कैसे चला जाऊं, उनके लिए कैसे वोट मांगूं? तो उन्हीं के लोगों ने पूछा, प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि भाई हम तो शिवसेना के भी खिलाफ लड़े, तो हम शिवसेना के साथ चले गए, सरकार बना ली, तो बीजेपी के साथ सरकार बनाने में साथ जाने में क्या समस्या है? शरद पवार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो शरद पवार के लिए सबसे सम्मानजनक रास्ता है कि वो
सक्रिय राजनीति से रिटायर होने की घोषणा कर दें। लेकिन वही मामला ये है कि वो मोह छूटता नहीं, पद का मोह, सत्ता का मोह, वो ज़्यादातर राजनेताओं में और जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी अलग अलग लोगों में ये जो लिप्सा है, जो इच्छा है, ये ख़त्म नहीं होती है। आखिरी मिनट तक रहता है कि अभी मतलब वो जुआरी की तरह है कि हर बार हारने के बाद उसको लगता है अगली बाजी जो है जीत जाएंगे। शरद पवार उसी स्थिति में। दूसरे नेता हैं नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कायदे से बड़ा कद होना चाहिए। 17-18 साल से मुख्यमंत्री हैं, 2005 से लगातार, बीच में 1-1.25 साल जीतन राम मांझी रहे, वरना लगातार मुख्यमंत्री हैं। और एक राष्ट्रीय स्टेचर भी है, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। आजकल वो क्या बोलते हैं, क्या उनसे कहा जाता है, क्या समझते हैं, ये किसी को समझाना पड़ता है कि क्या पूछा जा रहा है, और ये भी बताना पड़ता है कि आपको क्या बोलना है। फिर भी वो बोल नहीं पाते। नीतीश कुमार को जिसने उनके अच्छे दिनों में देखा है, ख़ास तौर से 2005 में मुख्यमंत्री का उनका जो दौर था, 2005 से 2010 का, या केंद्रीय मंत्री के रूप में, रेल मंत्री के रूप में जिन्होंने देखा है, वो देखकर निराशा से भर जाएंगे। उनको गुस्सा नहीं है। आजकल जो नीतीश कुमार की स्थिति है उस पर किसी को गुस्सा नहीं आ सकता। और इस स्थिति में उनको लाने वाले वो बीजेपी के नेता नहीं हैं, आरजेडी के भी नेता नहीं हैं। चिराग पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र, 2020 के चुनाव में जो उन्होंने चुनौती दी नीतीश कुमार को, और चुनौती देखकर जिस तरह से उनका कद घटा दिया, राजनीतिक कद घटा दिया, उससे नीतीश कुमार का जो आंतरिक संतुलन बिगड़ा, वो अभी तक जो है वो संभल नहीं पाए हैं। वो संतुलन अभी तक स्थापित हो नहीं पाया। और लगातार आप देखें 2020 के चुनाव के बाद उनकी सबसे बड़ी शिकायत, उनका सबसे बड़ा दर्द, उनका सबसे बड़ा गुस्सा, उनका सबसे बड़ा क्षोभ ये कि चिराग पासवान का इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी ने उनकी राजनीतिक हैसियत कम करने के लिए, उनकी पार्टी को छोटी पार्टी बनाने के लिए। तो अब आपकी पार्टी तो छोटी पार्टी बन गई। बीजेपी नहीं जो कर पाई, तो आप ही के शब्दों में, वो चिराग पासवान ने कर दिया। चिराग पासवान ने आपको प्रदेश की जो 3 बड़ी पार्टियां हैं उसमें तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। आपके हिसाब से 30 से 35 सीटें चिराग पासवान ने हरवा दी। तो आपकी ताकत क्या है? चिराग पासवान आपके सामने राजनीतिक रूप से कोई बड़ी हैसियत नहीं रखते, लेकिन वही कहते हैं ना कि चींटी भी हाथी को मार देती है। चिराग पासवान ने उसी चींटी का काम किया है। उस चींटी ने हाथी का शिकार कर लिया, और ये हाथी आजकल जो है वो बड़ी दयनीय स्थिति में है। सहानुभूति की ज़रूरत है। नीतीश कुमार को चाहिए, अगर उनके आसपास जो लोग हैं वो उनके शुभचिंतक हैं, तो उनको समझाना चाहिए कि आप इज्जत से, सक्रिय राजनीति से रिटायर हो जाइए, क्योंकि जितनी देर बने रहेंगे उतनी देर आप हंसी का पात्र बनते रहेंगे। वो इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं, इतना लंबा प्रशासनिक अनुभव है, इतना लंबा राजनीतिक अनुभव है, आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति हैं। उस व्यक्ति से अगर पूछा जाता है कि चंद्रयान 3 लैंड होने वाला, उनको समझ में ही नहीं आता कि ये चंद्रयान क्या है, चंद्रयान 3 क्या है, कहाँ लैंड होने वाला है। जो उनको बताते हैं उनको भी पूरी बात मालूम नहीं, वो चंद्रयान 2 की बात करते हैं। और नीतीश कुमार उसके बाद भी ये सब बताने के बाद भी कोई जवाब नहीं दे पाते। इसका मतलब वो जो कुछ हो रहा है देश में, दुनिया में, उससे पूरी तरह से अनभिज्ञ है। जब उनको पटना में लाठी चार्ज होता है, पुलिस लाठी चार्ज करती है, उन्हीं की पुलिस, और 2 दिन बाद पूछने पर उनका जवाब होता है कि अच्छा ऐसा, हमको तो पता ही नहीं। तो जब उनको ये पता नहीं तो उनको चंद्रयान की बात पता होगी कि चंद्रयान लैंड करने वाला है, ये कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं? और ये दोनों नेता ऐसे हैं जो अपने समय में, जिनकी बड़ी साख थी, जिनकी बड़ी हैसियत थी, जिनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, आज जिस हालत में है उसको देखकर सिर्फ
बार बार कह रहा हूँ, सहानुभूति के अलावा और कोई शब्द मुझे सूझ नहीं रहा है। दया भी कह सकते हैं आप, कातरता भी कह सकते हैं आप, कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं जो केवल एक भाव पैदा करता हो कि बेचारे, इन पर हमला नहीं करना चाहिए, इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए। ये जैसे कहते हैं ना, मरे को नहीं मारना चाहिए। ये राजनीतिक रूप से मरे हुए लोग हैं, तो इन पर हमला करके कुछ मिलेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की एक समस्या हो गई है कि नीतीश कुमार पर हमला करने से कोई राजनीतिक फायदा नहीं होने वाला, क्यों नीतीश कुमार की लोकप्रियता इतनी तेजी से गिर रही है, इतनी तेजी से ढलान से पत्थर भी शायद न गिरता हो। और आरजेडी को भी लग रहा है कि अब नीतीश कुमार से कोई खतरा नहीं। नीतीश कुमार आरजेडी के लिए निरापद हो चुके हैं। उनकी ओर से कोई राजनीतिक चुनौती नहीं है, कोई राजनीतिक खतरा नहीं है। और नीतीश कुमार क्या महसूस करते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन वो और शरद पवार दोनों सक्रिय राजनीति में क्यों बने हुए हैं, इसका एक ही कारण समझ में आता है, सत्ता की लिप्सा, जो आखिरी समय तक आपको मोह से जो है, उस सत्ता के मोह से बाहर नहीं आने देती। उसके अलावा और कोई कारण नहीं है। दोनों को मालूम है कि उनका राजनीतिक भविष्य नहीं है। दोनों को मालूम है कि उनके साथ जो लोग हैं, बस उनके साथ होने का जो फ़ायदा मिल सकता है वही लेने के लिए है। और ये कब तक होगा? ये अनंत काल तक नहीं चलने वाला है, ये बहुत लंबा भी नहीं चलने वाला है, बहुत जल्दी ये खेल खत्म होने वाला है। तो अच्छा ये होता है कि लोग हटाने पर मजबूर कर दें, प्रतिष्ठा चली जाए। उससे अच्छा है सम्मान के साथ नमस्कार कीजिए और चले जाइए। लेकिन इसके लिए बड़े आत्मबल की ज़रूरत होती है, जो इन दोनों नेताओं में दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है, ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।